नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है डेली हिस्ट्री के जो MCQ क्वेश्चंस हैं, 25 MCQ क्वेश्चंस जो कि विविध परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन पर बात करने का। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपसे एक वही बात कहूँगा जो तक कहता आया हूँ कि अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ अपने जो आपके कुछ सुझाव हैं वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे क्या है कि हम उन पर कुछ काम कर सकें। और यदि आपके सुझाव वैल्यूएबल हैं तो उनका जो है हम बिल्कुल स्वागत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था। यदि आप मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में जब हम पढ़ते हैं कि बाबर से इसकी शुरुआत होती है और इसका जो समय रहता है यानी कि बहादुर शाह जफर तक, जब अंतिम मुगल सम्राट हुआ। वैसे तो औरंगजेब तक इसका शासनकाल, इसके दो भाग बनाए गए हैं, एक बाबर से लेकर औरंगजेब और एक औरंगजेब के बाद आपके बहादुर शाह जफर तक का। तो ये बात हो रही कि उस समय में जो मक्का और जो यानी कि हज है या जो मक्का की यात्रा होती है भारत में कहाँ से होती थी। तो उस समय में जो यात्राएं हुआ करती थी वो समुद्र मार्ग के जरिए हुआ करती थी। और कहा जाता है जो गुजरात में सूरत का जो बंदरगाह है वो इनके लिए एक सबसे मुफीद बंदरगाह था। तो इसके लिए सूरत के बंदरगाह के लिए क्या कहता था, मक्का या काबुल का द्वार कहा जाता था। ठीक है, मक्का या काबुल का द्वार किसे कहा जाता है, मक्का या काबुल का द्वार आपके सूरत के लिए कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, सही है, लिखा हुआ है सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था क्योंकि मक्का की यात्रा सूरत से शुरू होती थी। मध्ययुगीन काल के दौरान यह दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है क्योंकि कई तीर्थयात्री सूरत से समुद्री मार्ग से यहाँ से रवाना हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ये 4 सुल्तानों के नाम दे रखे हैं जो दिल्ली सल्तनत पर बैठे। और इनमें आपको क्या करना है, इनमें एक जो सही है, जो सही जोड़ा है उसके लिए यहाँ पर चिन्हित करना है, बाकी इसमें 3 जोड़े गलत हैं। लिखा हुआ है दीवान ए बंदगनी जो है तुगलक के द्वारा शुरू किया गया, दीवान ए मुस्तक राज बलबन के द्वारा शुरू किया गया, दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया, या दीवान ए अर्ज मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। देखिएगा जो पहला वाला क्वेश्चन है दीवान ए बंदगनी तुगलक के नाम दे रखा है। अब इसमें तुगलक डायनेस्टी की बात हो रही है, यहाँ पर किसी तुगलक शासक का नाम नहीं दिया गया है, बाकी सब में शासकों के नाम दिए गए हैं, जबकि ये सभी गलत हैं। दीवान अर्श भी गलत है, दीवान कोई भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ए, दीवान बंदगनी जो था वो तुगलक डायनेस्टी के साथ मेल खाता है। डिस्क्रिप्शन में भी आप आगे देखेंगे कि ये किस किस के साथ सही सुमेल लेते हैं। लिखा हुआ है फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैराज की शुरुआत की थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इसहाक पेश किया। ठीक है, तो दीवान ए खैराज या दीवान ए इसहाक ये किसके द्वारा शुरू किए गए हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किए गए हैं। ठीक है, दीवान ए बंदगनी भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया है। अब नीचे देखिएगा दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, जरा पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवाने अर्ज, जबकि होना चाहिए था दीवाने को ही किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया। ऊपर देखिएगा जरा, यही लिखा हुआ है दीवाने अमीर को ही, दीवान एक अमीर को ही या दीवाने अर्ज या दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज जो है ये वाला दीवाने मुस्तक राज जो बलबन दे रखा है ये गलत है। दीवाने मुस्तक राज किसके द्वारा शुरू किया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, और दीवान ए जो अगला है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज ये जो है ना बलबन, बलबन के द्वारा है दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज ये किसके द्वारा दिया गया है, दीवान ए अर्ज जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया है। सही है, तो यदि आप देख रहे हैं दीवान कोही या दीवान अर्ज, सही है,
और सॉरी दीवाने कोही या दीवाने बंदगानी किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है दो कथन दे रखे हैं, उन दोनों कथनों में एक कथन है और एक उसका परिणाम है, तो दोनों में आपको संबंध स्थापित करना है कि क्या उनमें संबंध पाया जाता है। लिखा हुआ है पानीपत की पहली लड़ाई की तुलना में खानवा की लड़ाई निश्चित रूप से अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खानवा की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई, ये आपको पता होना चाहिए। खानवा की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? खानवा की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। ठीक है, इसी में बाबर के द्वारा जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग इसी युद्ध में यानी कि खानवा की लड़ाई में किया था। अगला कारण दे रखा है राजपूत नायक राणा सांगा निश्चित रूप से इब्राहिम लोधी की तुलना में अधिक भयानक विरोधी था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली ये जो खानवा की लड़ाई है वो अत्यधिक घातक सिद्ध हुई, क्योंकि जो राजपूत शासक था जिसे महाराणा सांगा के नाम से जाना था, महाराणा सांगा निश्चित रूप से अद्भुत वीर था, क्योंकि राजपूतों की वीरता के बारे में जो बाबर है उसने सुन रखा था और उसके बारे में ये कथन दे रखा है, तो उसमें दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ है पहला दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही व्याख्या है, आर ए के बारे में सही जानकारी प्रदान करता है, इसलिए इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4, शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या है? काबुल की सीमा से लगे बल्ख और बदख्शां में एक दोस्ताना शासक को सुरक्षित करना, मुगल मातृभूमि समरकंद और फरगना पर विजय प्राप्त करना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक रेखा अमू दरिया पर ठीक करना, या उपमहाद्वीप से परे मुगल साम्राज्य का विस्तार करना। तो यदि हम बल्ख के अभियान को देखते हैं तो बल्ख के अभियान का जो मेन रीजन है वो है काबुल की जो सीमा है, ठीक है, जिससे बल्ख और बदख्शां में बाबर चाहता था कि जो शाहजहां चाहता था कि वहां पर क्या है एक ऐसे शासक को नियुक्त किया जाए जो क्या है उनका मित्रवत यानी कि उनका दोस्त हो और वहां पर उसे कोई भी भय ना रहे। तो ए ऑप्शन इसमें सही है कि शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या है? काबुल की सीमा से लगे बल्ख और बदख्शां में एक दोस्ताना शासक को सुरक्षित करना है। यदि आप शाहजहां के शासनकाल को पढ़ते हैं तो शाहजहां का शासनकाल जो है वो संगमरमर का काल बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फेमस इमारतें हैं वो शाहजहां के शासनकाल में ही बनाई गई, चाहे वो आपका दिल्ली का लाल किला हो, चाहे इसके अलावा वो ताजमहल हो, चाहे आगरा की और भी बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें हैं जो किसके द्वारा बनाई गई हैं, शाहजहां के द्वारा ही बनवाई गई हैं। बेसिकली अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो ताजमहल शाहजहां और उनकी जो बेगम है मुमताज महल, उनका क्या है ये एक मकबरा है। उनके शासनकाल को संगमरमर शासन यानी कि शाहजहां उनके की यहाँ पर बात हो रही है शाहजहां की, भैया शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर के शासन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शाहजहानाबाद के महलों की तरह उनका अधिकांश मूर्तियां से मोती मस्जिद और राजमहल सभी संगमरमर से निर्मित हैं। 1639 में उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी और इस नई राजधानी का नाम शाहजहानाबाद रखा। वह बालक और बदख्शां से अच्छी दोस्ती करना चाहता था, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। वह बल्क है, यहाँ बालक नहीं है, ये बल्क है, बल्क, वह बल्क, ठीक है, और बदख्शां से अच्छा दोस्ती करना चाहता था। लिखा हुआ है अपने संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में कौन सा है? हिंदी का यदि हम प्रयोग की बात करते हैं तो दादू है, कबीर है, रामानंद है, तुलसी है। देखो अगर हम तुलसीदास की भाषा की बात करते हैं तो इनकी भाषा कैसी है? अवधी है। कबीर की यदि हम भाषा की बात करते तो इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। दादू दयाल की यदि हम बात करते हैं तो जो गुजरात क्षेत्र में इनका प्रादुर्भाव हुआ तो गुजरात की जो भाषा है उसका प्रभाव पड़ता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है रामानंद। रामानंद की जो भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? सी। रामानंद 14वीं शताब्दी के वैष्णव भक्त कवि संत थे। उन्होंने अपने उपदेशों को हिंदी भाषा में लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नारायणानंद, भवानंद, पिप्पा,
कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुसरी रामानंद के 12 प्रधान शिष्यों में एक थे। लिखा हुआ है मध्यकालीन भारतीय शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एक अलग आरिश विभाग की स्थापना की। बलबन ने अपनी सेना के लिए घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली की शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसके चाचा सेना में आए। फिरोज तुगलक ने दासों के लिए अलग, बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है दासों के लिए एक अलग विभाग जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है, यह स्थापित किया गया। तो सही आंसर है इसमें डी। दीवाने बंदगन दासों का विभाग था, इसे फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया। इसमें लगभग 1,80,000 सैनिक लग रहे थे। सैनिक की जगह यहाँ पर दास की बात करें कि सबसे ज्यादा दास किसके समय में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में सबसे ज्यादा दास मिलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में दीवान अरीज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी और 2 साल तक स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर में रहे। उस समय दिल्ली प्लेग से तबाह हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे की यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, मोरक्को से आया था। इब्न बतूता एक यात्री था जो कहां से आया, मोरक्को से आया था, ये बताता है। और इसके लिए क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी अपॉइंट किया था। सही है, ये बताता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यदि आप इब्न बतूता की जो किताब है उस रेहला को पढ़ेंगे तो रेहला नामक किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। इसी रेहला में डाक व्यवस्था का वर्णन है। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किसमें है, रेहला नामक पुस्तक में है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। ये दिल्ली का काजी भी बना। तो इसने जो लिखा है उसके अनुसार ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया, सुल्तान ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया और दिल्ली के काजी के पद पर उसके लिए नियुक्त किया। 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत के रूप में चीनी शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया। इस यात्री ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख किया है और जो 5 महत्वपूर्ण ऋणक हैं वो भी इसमें उसने बताए हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में राज्य को वास्तव में इस्लामी मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि बर्नी का मानना यह है कि सुल्तान ने अपने नियम बनाए हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर क्या है, ये शासन नहीं था। तो बर्नी के द्वारा इसका सही आंसर जो है वो सी, सुल्तान ने अपने नियम बनाकर मुस्लिम कानून को पूरक बनाया। इसका सही आंसर क्या है, सी। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा इसमें सही है। तो शेख अहमद इब्राहिम लोधी का समकालीन है। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन है। सूफियों का कादरी क्रम भारत में सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा पेश किया गया था। तो इसमें जो पहले और दूसरे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। पहले और दूसरे ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाले और ये वाले। शेख अहमद इब्राहिम लोधी का समकालीन है और शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि कोई आपके सुझाव है तो भी आप इस सुझावों को इसमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। सम्राट अकबर ने 1581 में एक विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर कूच किया। वे मध्य एशिया में अपने पैतृक देश फरगना को पुनः प्राप्त करने के मार्ग पर था। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन और कौन सा कारण सही है। तो इसमें देखो, पहला वाला तो सही है कि उसने 1581 में एक विशाल सेना के साथ अफगानिस्तान की ओर कूच किया, लेकिन जो आर वाला कथन है कि वह फरगना को प्राप्त करना चाहता था, ये अकबर की कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अकबर गुजरात विजय के दौरान पुर्तगालियों से मिला था और यहीं पर उसने पहली बार समुद्र देखा था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरी को कम करने के लिए दीन इलाही
नामक धर्म की स्थापना की। सही है कि 1581 में अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए काबुल पर विजय प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान की ओर कूच किया। यह सही नहीं है क्योंकि उनका अपना पैतृक देश फरगना को पुनः प्राप्त करने का कोई भी इरादा नहीं था। 11 में देखिएगा लिखा हुआ है, सलवा नरसिम्हा ने अपने पुराने राजवंश को समाप्त कर दिया और शाही खिताब ग्रहण किया। वह राज्य को और पतन और विघटन से बचाना चाहता था। कौन सा सही है? पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा गलत है। सी ऑप्शन सही है कि ए सत्य है और आर असत्य है। ये वाली बात गलत है और पहली वाली बात सही है कि सलभ नरसिंहा के द्वारा पुराने राजवंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना की गई, इसे हम तुलुभ राजवंश कहते हैं। ठीक है, देखिएगा उनके बड़े भाई वीर नरसिम्हा राव राजा कृष्णदेवराय से पहले सिंहासन पर बैठे। 1505 में वीर नरसिम्हा ने सलुवा वंश के बंदी नरेश इम्मादी नरसिम्हा को मार डाला और स्वयं विजयनगर साम्राज्य की गद्दी संभालकर तुलुभ वंश की स्थापना की। तुलुभ वंश की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने राज्य को बचाने के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लालच के कारण शाही उपाधि को धारण किया था। आलम खान बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक था। कौन था ये जरा देखेगा। ये इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया था और उसे देश से निकाल दिया गया। इब्राहिम लोधी के चाचा और दिल्ली सिंहासन के दावेदार दिलावर खान के पिता जिनके साथ इब्राहिम लोधी ने क्रूर व्यवहार किया। पंजाब प्रांत में कुछ अधिकारी, इसका आंसर ए सही है कि इब्राहिम लोधी के चाचा और दिल्ली के सिंहासन के एक दावेदार थे जिन्होंने क्या है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहा जाता है कि उकसाया था। बाबर को राणा सांगा की ओर से भी निमंत्रण भेजा गया था और इसीलिए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। डिस्कशन देख सकते हैं आप। धर्मत की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बहुत ही सरल है, हर किसी को पता है कि धर्मत की लड़ाई औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ी गई और ये एक उत्तराधिकार का युद्ध था जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। विजयी कौन हुआ? औरंगजेब। धर्मत का युद्ध 1658 में नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध का विवरण विदेशी यात्री बर्नियर ने दिया था। युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराज जसवंत सिंह को हराया, इसलिए विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिएगा। लिखा हुआ है, मुगल बादशाह जहांदार शाह के शासन का आरंभिक अंत कैसे हुआ? तो उन्हें उनके वजीर ने अपदस्थ कर दिया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हुई। ये गलत है क्योंकि ये मृत्यु हुई थी हुमायूं की। वह एक युद्ध में अपने भतीजे से हार गया था। शराब की अधिक खपत के कारण बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। ये हुई थी बहादुर शाह जफर की। शराब के लती होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसका सही आंसर है कि वह एक युद्ध में अपने भतीजे से हार गया था। जहांदार शाह को 1671 में उनके दादा औरंगजेब ने बल्ख का वजीर नियुक्त किया था। सैयद बंधु सैयद अब्दुल्ला खान को संदर्भित करते हैं और सैयद हुसैन अली खान बराह को मुगल के किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। जहांदार का भतीजा फरुखशियर सैयद बंधु के वंश से बादशाह बना। उसका शासन तब समाप्त हुआ जब वह अपने भतीजे से हार गया, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। क्योंकि यदि आप हुसैन बंधुओं के बारे में पढ़ते हैं, अली बंधुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो ये दिल्ली सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका में रहे और इसके कारण जो है फरुखशियर ने जो है गद्दी प्राप्त की थी। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया? डचों के द्वारा सबसे पहला अपना जो कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया? सूरत, पुलिकट, पोचीना, कासिम बाजार। तो मछलीपट्टनम जो जगह थी, ठीक है, पुलिकट जो जगह है वहां पर ये कारखाना स्थापित किया गया था। कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? पुलिकट में। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में मछलीपट्टनम और 1653 में चिंसुरा में। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो है आप ऑप्शन देखेंगे तो मसूलीपट्टनम नहीं है। पूछा गया है कि अपना सबसे पहला, अब सबसे पहला तो वैसे मछलीपट्टनम हुआ, मछलीपट्टनम, लेकिन मछलीपट्टनम ऑप्शन में है नहीं, तो उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं और वो कौन सा है आपका? पुलिकट है। देखिएगा 1610 में
पुल्लीकट में स्थापित किया गया। 16 प्रारंभिक मध्यकाल में चोलों ने पांड्य और चेरा शासकों को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों ही बातें सही है कि चोल जो एक महत्वाकांक्षी शासक थे, चोलों ने पांड्य और चेरा को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के राजा शैलेंद्र को भी पराजित किया था और उसके कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। अतः सही आंसर है सी। प्रारंभिक मध्यकाल में चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया और प्रायद्वीपीय भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा और कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। चोल काल में सोने के सिक्कों को काशू कहा जाता है। सभी मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण नटराज शिव मंदिर है। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि गोपुरम क्या है? तो मंदिर के प्रवेश द्वार है। क्या है? मंदिर के प्रवेश द्वार है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है गोपुरम क्या है, तो मंदिर के प्रवेश द्वार है। यदि आप पिछली साइट्स को देखते हैं, पिछली जो वीडियोस है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोपुरम किसको संदर्भित करते हैं, तो मंदिर के प्रवेश द्वारों को संदर्भित करते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? हर किसी को पता है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय दिल्ली में घोड़े से गिरकर हुई थी। बाद में क्या है, उन्हें लाहौर में दफनाया गया। बारह सौ 10 में चौगान खेलते समय अपने घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद आराम शाह ने गद्दी संभाली। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में उत्तरी भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश के सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 4 कथन दे रखे हैं, उनमें सही आंसर ढूंढना है। 4 कथनों के बारे में सही आंसर ढूंढना है। नरसिम्हा सलुआ ने संगम वंश को समाप्त कर दिया और अपने लिए सिंहासन हड़प लिया और सलुफ वंश की शुरुआत की। ठीक है। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सलवा शासक को पदच्युत कर दिया और सिंहासन को अपने लिए कर लिया। ठीक है। वीर नरसिम्हा का उनका छोटे भाई कृष्णदेव राय ने गद्दी संभाली, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय को उनके सौतेले भाई अच्युत राय ने उत्तराधिकारी बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। ये जो आपका विजयनगर साम्राज्य उससे संबंधित प्रश्न है और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप अगर देखेंगे तो ये सारे वंश हैं और कहीं ना कहीं 4 वंश हैं, सालुक, तुलुक, हरियर, बुक्का, इस प्रकार से मिलते हैं। दे रखा है कि इनकी राजधानी हम्पी, बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में है। और इस वंश के 4 संगम सलवा, तुलवा और अराविडु थे जिन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो है इस वंश का अंतिम शासक था। सॉरी, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था और बड़ा ही कहते हैं सीधा साधा शासक था जो अपने लिए टोपियां सिला करता था, अपना खर्चा वहीं से निकाला करता था। आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अहमदनगर के निजाम शाही के वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर में एक निजाम शाही वंश था, उसका अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा दी गई। यही बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की बात ही नहीं है। अंत कैसे हुआ था कि बाद में जब औरंगजेब के समय में कहा था कि इनको जो है बंदी बनाया गया और बाद में इनको आजीवन कारावास बना दिया गया और इनको मुगल सल्तनत में मिला लिया गया। ये कौन सा क्रम सही कालानुक्रम तुमको इंगित करता है? रामानुजम, चैतन्य। तो इसमें जो डी ऑप्शन है शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुजम, ये बिल्कुल सॉरी, इसमें सही पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही कालानुक्रम क्रम को इंगित करता है? पहले शंकराचार्य हुए, फिर रामानुज हुए, फिर चैतन्य हुए, ये सही है। सबसे पहले शंकराचार्य हुए, बाद में रामानुज हुए, इनके 12 शिष्य हुए, बाद में चैतन्य ने दक्षिण भारत से इस आंदोलन को उत्तर भारत के बीच सेतु का काम किया।
ठीक है। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 मठ कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए। वेदांत श्रृंगेरी दक्षिण पूर्व में, गोवर्धन जगन्नाथपुरी में, शारदा द्वारिका यानी कि पश्चिमी भारत में, ज्योतिर्पीठ बद्रिकाश्रम उत्तर भारत में स्थापित किया गया। सिख गुरुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों के सैन्य नेता के रूप में नियुक्त किया। गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव सिख गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसमें सही है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों के नेता के रूप में अपॉइंट किया था और गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि दी। सॉरी, एक मिनट, पहला है बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने, नहीं ये गलत है। ठीक है, गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव सिख गुरु बने, ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है इसमें। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा नियुक्त किया गया था। देखिएगा वहां पर क्या दे रखा है, गुरु तेग बहादुर, ये गलत है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह होता तो सही होता। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। सदाशिव, तिरुमाला, रंगा द्वितीय, वेंकट द्वितीय। तो जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो उस समय यहाँ के शासक वेंकट द्वितीय थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से की थी। उसने तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर स्थित अनैगोदी के सामने विजयनगर की स्थापना की। इसकी स्थापना दक्षिण भारत में तुगलक वंश के खिलाफ एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन का परिणाम थी। विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर, इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश संगम, सलवा, तुलवा, राविडू थे जिन्होंने 300 वर्ष तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें एक अभिकथन और एक कारण है, आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया सोने का सिक्का जारी किया जिसे इब्न बतूता ने दीनार कहा था। और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तर अफ्रीकी देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों को सांकेतिक मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है, इसमें कौन सा सही है। ए सही है लेकिन बी गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सोने, चांदी और तांबे की जो है मुद्राएं जारी की गई और इनके लिए अलग अलग सांकेतिक मुद्राओं के नाम दिए गए। आज का अंतिम क्वेश्चन, दिल्ली के सिंहासन के लिए अफगान शासकों का सही कालानुक्रम कौन सा है। सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी बाद में आना चाहिए, 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक बी में आ रहा है, एक सी में आ रहा है, लेकिन उससे पहले देखिएगा बहलोल खान लोदी, ये था पहला, उसके बाद सिकंदर शाह। तो सी आंसर इसका सही है। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की, इसने दिल्ली की गद्दी को संभाला। बहलोल लोधी सर हिंद का इक्तादार था और उसने जल्दी पूरे पंजाब पर अधिकार कर लिया। बहलोल लोधी की सेना ने जल्दी पूरी दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां सैयद वंश का अंत कर दिया। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को मार डाला और उसी के साथ लोधी वंश का भी अंत हो गया। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो आपके सामने ये रहे, इनके आंसर थे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।